बायोमोलिक्यूल्स को अगर इसको स्प्लिट करें तो क्या होगा, बायो प्लस मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब जो मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, बायोमोलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, आइदर दे आर प्लांट और एनिमल्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म are called biomolecules. मतलब जो भी बायो लिविंग ऑर्गेनिज्म में मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बायोमोलिक्यूल्स। एंड बायोमोलिक्यूल्स जनरली क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मतलब कैन बी decomposed by bacteria and scavengers. टेंथ क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों ने, बैक्टीरिया क्या होता है, सबसे टॉप ऑफ ट्रॉफिक लेवल में लाई करता है। जितनी भी चीजें होती है ना, अगर वो डेड होने के बाद बैक्टीरिया क्या करता है, उसको ब्रेक डाउन करता है। बैक्टीरिया ब्रेक डाउन करके स्मॉलर से स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में वो ब्रेक कर देता है, तब हम उसको बोलते हैं डिकम्पोज हो गया। जनरली बायोमोलिक्यूल बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल होते हैं। डिग्रेडेबल मतलब बायोलॉजी के थोड़ा डिग्रेड हो जाते हैं, मतलब खत्म हो जाते हैं। जैसे एक पेपर है, पेपर को आप बाहर फेंक दोगे ना तो कुछ दिन के बाद वो क्या हो जाएगा, बायोडिग्रेडेबल होगा, तो उसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। तो जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं बायोडिग्रेडेबल होते हैं। इसके एग्जांपल्स में अगर आओगे तो बायोमोलिक्यूल्स के, तो जैसे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट के बाद आपको जो पढ़ने हैं अमीनो एसिड पढ़ने, अमीनो एसिड या प्रोटीन, अमीनो एसिड या प्रोटीन। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड में पढ़ोगे, न्यूक्लिक एसिड जो होगा, डीएनए एंड आरएनए, डीएनए आरएनए, ये सब क्या होगा, बायोमोलिक्यूल्स के ही पार्ट होंगे। उसके बाद विटामिन्स पढ़ने थे, अब कट गया है शायद सिलेबस में। विटामिन्स है, स्टेरॉइड्स हैं, सारे बायोमोलिक्यूल्स थे। जो जिम वाले यूज करते हैं ना, जितने भी स्टेरॉइड्स इंजेक्शन लोग लेते हैं बॉडी बिल्डिंग बनाने में, सारे बायोमोलिक्यूल्स के ही पार्ट हैं। सबसे पहले हमें बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ने कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, अगर इस वर्ड को अगर ब्रेक करें तो क्या होगा, कार्ब, कार्ब प्लस हाइड्रेट। कार्ब का मतलब होता है कार्बन, या कार्बो बोलो या कार्बन, ये कार्बन हो गया। प्लस हाइड्रेट मतलब क्या हो गया, वाटर हो गया। मतलब कार्बन हाइड्रोजन का जो मिक्सचर है उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। पहले का डेफिनेशन यही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्लूकोज इज द वन ऑफ द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, C6H12O6। इसको हम राइट कर सकते हैं C6H2O का होल 6। इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि कार्बन एंड हाइड्रोजन का मिक्सचर है, और कुछ भी नहीं है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन और वाटर का मिक्सचर है। कार्बन एंड वाटर का मिक्सचर है कार्बोहाइड्रेट। और भी एग्जांपल लिखोगे जैसे C12H22O11, तो इसमें देखोगे आप ये आपका शुगर है, टेबल शुगर। ऊपर वाला क्या है, ग्लूकोज या फ्रक्टोज, दोनों का फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला ग्लूकोज का भी यही होता है।
ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दूसरे एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं, आगे हम देखेंगे, क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों ही का फॉर्मूला यही होता है, C6H12O6। ये टेबल शुगर है, तो ये C12 और H2O का होल 11। इसमें भी ऐसा लग रहा है कार्बन और वाटर का मिक्सचर है। तो पहले के साइंटिस्ट ऐसे बोलते थे कि कार्बोहाइड्रेट मीन्स हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, लेकिन बाद में काफी एक्सेप्शन पता चला। देखो, कार्बोहाइड्रेट एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स है जो बायोलॉजी में या लिविंग ऑर्गेनिज्म में स्पेशल फंक्शन प्रोवाइड करता है। मेन डिफिनेशन ये है कि कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलना चाहिए, एनर्जी मिलना चाहिए। जैसे हम कोई फूड में खाते हैं ना कार्बोहाइड्रेट, तो उसका मेन फंक्शन क्या है, ये डेली डेली क्यों खाते हैं। देखो, आपकी बॉडी में जो प्रोटीन है, आपके बॉडी में जो प्रोटीन है या बाकी जो हार्मोन्स हैं, केमिकल्स हैं, इसकी उतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन ज्यादा से ज्यादा आप खाने में क्या खाते हो, कार्ब ही तो ज्यादा खाते हो। अगर मान लो आप सब्जी खाते हो थोड़ा सा, तो आप 2-3 चपाती खाओगे, चावल थोड़ा खाओगे, तो कार्बोहाइड्रेट के का जरूरत क्या पड़ता है, तो वो हमें एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। हमारे बॉडी में दो तरह से एनर्जी मिलता है, एक फैट के थ्रू मिलता है और एक कार्बोहाइड्रेट की तरह मिलता है। ऐसा बोला जाता है ना कि जो कार्बोहाइड्रेट है ना, ब्रेन के एनर्जी देने के लिए सबसे अच्छा होता है। तो जो जिम करते हैं ना, तो अगर अगर मान लो बाई चांस वो अच्छे से कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे हैं, हेल्दी कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे हैं, तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है, मेंटली प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि माइंड को एनर्जी के लिए आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए। फैट की एनर्जी उतनी हेल्दी नहीं होती है, इसको डाइजेशन करने में भी प्रॉब्लम होता है और बाद में जाके ब्लड में क्लॉटिंग क्रिएट कर सकता है, तो ये उतना बेनिफिशियल नहीं है। अगर हेवी एक्सरसाइज कर रहे हो तो फैट लेना सही है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी चाहिए। लेकिन कार्बोहाइड्रेट एक सबसे पूरे दुनिया में सबसे इजीएस्ट एनर्जी का सोर्स अगर बोला जाए तो कार्बोहाइड्रेट। एक गरीब जो जिसके घर में डेली 100 रुपया कमाता है इंसान, तो वो भी कार्बोहाइड्रेट ले सकता है, तो एनर्जी का सबसे इजीएस्ट सोर्स है। दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट का एक स्पेसिफिक फंक्शन है हमारे बॉडी में। तो जैसे कुछ कंपाउंड ऐसे पाया गया, जैसे ये देखो CH3COOH, तो ये हमारा एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड। लेकिन इसको हम ऐसे लिख सकते हैं C2OH2O का होल ट्वाइस। देखो, तो ये कार्बन के हाइड्रेट्स तो है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का जो फंक्शन हमारे बॉडी में परफॉर्म करना चाहिए वो कुछ भी परफॉर्म नहीं करेगा। दैट मीन्स टेक्निकली ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, लेकिन हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है। तो हम लिखेंगे एसिटिक एसिड इज हाइड्रेट ऑफ कार्बन, हाइड्रेट ऑफ कार्बन बट नॉट कार्बोहाइड्रेट। तो ये एक एक्सेप्शन मिला साइंटिस्टों को कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे मिले जो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, तो उसको कन्वर्ट करा गया, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट की कोई भी प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं, इसलिए हम उसको कार्बोहाइड्रेट नहीं बोल सकते हैं। क्योंकि हमारे बॉडी में अगर उसको खाएंगे तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगा, हमें बहुत सारे बॉडी में मैकेनिज्म होता है उसको सपोर्ट नहीं करेगा। दैट मीन्स वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, बायोमोलिक्यूल्स नहीं है वो, लेकिन हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है, तो ये एक्सेप्शन हो गया है। और एक कंपाउंड मिला C6H12O5, C6, एक कंपाउंड मिला C6H12O5, इसका नाम है रैमनोज। ये हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन नहीं है, नॉट हाइड्रेट ऑफ कार्बन, नॉट, इसको कन्वर्ट करोगे तो नहीं चेंज होगा, H2O का होल 5 है, तो नॉट हाइड्रेट ऑफ कार्बन बट
अ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के और भी डिफिनेशन बायोलॉजी में होते हैं, बायो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं, तो सारे प्रॉपर्टी शो करता है, लेकिन ये हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन नहीं है। तो दो एक्सेप्शन मिल गए, एक आपको रैमनोज और दूसरा एसिटिक एसिड। इसका मतलब हम ये हुआ कि कार्बोहाइड्रेट का जो डिफिनेशन है आपका कि इट इज हाइड्रेट ऑफ कार्बन इज नॉट कंप्लीटली करेक्ट। दैट मीन्स द definition of carbohydrate that it is hydrates of carbon is not completely correct, is not completely correct। तो साइंटिस्टों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे, बहुत सारे रिएक्शन हुए, आगे हमें पढ़ने भी हैं, उससे उन्होंने डिफिनेशन बनाया कि कार्बोहाइड्रेट एक्चुअल में क्या है। दैट मीन्स ये हो गया कि कार्बोहाइड्रेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मतलब अगर आपको पूछा जाए क्या हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन नहीं है, तो हम डिपेंड करता है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो प्रॉपर डिफिनेशन नहीं हुआ कि इट इज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। तो फिर आखिर डिफिनेशन क्या है कार्बोहाइड्रेट का? तो बाद में आगे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से ऐसे पता चला कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसमें बहुत सारे अल्कोहल के ग्रुप्स होते हैं, और फंक्शनल ग्रुप के फॉर्म में अल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, और सारे ऑप्टिकली एक्टिव भी होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव मतलब क्या होता है? ऑप्टिकल प्रॉपर्टी को शो करते हैं। जो पीपीएल प्लेन पोलराइज लाइट जाता है तो उसको क्या करते हैं, लेफ्ट या राइट में बेंड करते हैं। आगे हमें पढ़ने भी है, हेलो अरेंज में भी पढ़ा है हमने थोड़ा सा। तो इसका डिफिनेशन क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉली मतलब एक से ज्यादा, पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप, पॉलीहाइड्रोक्सी ऑप्टिकली एक्टिव अल्डिहाइड्स और कीटोन्स। अल्डिहाइड्स भी हो सकता है, कीटोन्स भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम देखें ना, ग्लूकोज में अल्डिहाइड होता है। ग्लूकोज में क्या होता है? अल्डिहाइड मेन ग्रुप होता है, और फ्रक्टोज जो होता है उसमें कीटोन होता है। फ्रक्टोज में क्या होता है? कीटोन में, इसमें अल्डिहाइड होता है। तो ये प्रॉपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट और रिएक्शन के बाद ये डिफिनेशन हमें मिला कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी ऑप्टिकली एक्टिव अल्डिहाइड्स और कीटोन्स। उसके बाद जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, वो टेस्ट में मीठे होते हैं। इसके एक्सेप्शन भी है, जैसे मान लो स्टार्च है, आगे मैं बता रहा हूं कि जनरली कार्बोहाइड्रेट्स आर स्वीट, मीठे होते हैं, सो कॉल्ड शुगर बोले जाते हैं। जितने भी कार्बोहाइड्रेट को, आप इसको भी शुगर बोल सकते हो, ग्लूकोज को, फ्रक्टोज को, सब मीठे होते हैं, शुगर। शुगर का लैटिन में ना उसको बोलते हैं सैकराइड, इसलिए इसको सैकराइड भी बोलते हैं।
ग्रीक ग्रीक नेम होता है इसका सैकरन, जिससे मिलता है सैकराइड, सैकराइड्स। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स को क्या बोल सकते, शुगर भी बोल सकते हो और सैकराइड्स भी बोल सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट बोलो, शुगर बोलो, सैकराइड्स बोलो, तीनों कार्बोहाइड्रेट का ही नाम है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट के जो टाइप होंगे वो कौन कौन से होंगे? टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले वो बोलते हैं मोनोसैकेराइड। मोनो का मतलब पता है, मोनो मतलब वन होता है, जिसमें बेसिक यूनिट जो है एक ही हो और उसको फर्दर किसी कार्बोहाइड्रेट में ब्रेक नहीं कर सकते हो। जनरली जैसे आप देखोगे ना, शुगर को हम ब्रेक करके दो स्मॉलर कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर सकते हैं, दो, या स्टार्च को अगर हम ब्रेक करें या सेलुलोज को ब्रेक करें तो हजारों क्या मिलेंगे, मोनोसैकेराइड्स मिलेंगे। लेकिन मोनोसैकेराइड को ब्रेक करोगे तो कुछ और ही मिलेगा, वो कार्बोहाइड्रेट की कोई प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। मतलब ओनली वन यूनिट ऑफ क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स। इसका डेफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर इनटू मोनोसैकेराइड्स। कार्बोहाइड्रेट्स which cannot be further जनरली कार्बोहाइड्रेट्स को हाइड्रोलाइज करते हैं ना तो स्मॉलर यूनिट्स में चेंज होता है, लेकिन मोनोसैकेराइड का ऐसा नहीं होगा, हाइड्रोलाइज इनटू सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स। तो ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, ये सब किसका एग्जाम्पल है, सारे मोनोसैकेराइड्स के एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल में ये लिख लेना, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। आप ये समझ लेना पूरे कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज ही बेसिक यूनिट होगा, और भी आएंगे राइबोज, जैसे आप देखोगे ना आगे पढ़ोगे तो राइबोज भी आएंगे, ये सब मोनोसैकेराइड है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज ये सब मोनोसैकेराइड है। जनरली ग्लूकोज में ओज लगता है, ओज का मतलब भी स्वीट होता है, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, सब में ओज का मतलब स्वीट। कार्बोहाइड्रेट मतलब ये भी कार्बोहाइड्रेट का ही एक रिप्रेजेंटेशन है। ओलिगोसैकेराइड सेकेंड टाइप है इसका, ओलिगोसैकेराइड। मतलब ओलिगो का मतलब होता है 2 से 10 तक होना चाहिए, ये याद होना चाहिए। मतलब कार्बोहाइड्रेट
विच कैन बी, हाइड्रोलाइज का मतलब ब्रेक करना होता है। जो बड़े यूनिट्स होते हैं स्मॉल यूनिट में ब्रेक करना है। जनरली ध्यान से देखो, मैं एक चीज बता रहा हूँ, इंटरेस्टिंग है। जैसे ये मोनोसैकराइड्स है, ये मोनोसैकराइड्स है, इसको ब्रेक करना होगा ना तो हाइड्रोलाइज बोलेंगे। वाटर ऐड करोगे तो एक को OH मिलेगा, एक को H मिलेगा, तो ये स्मॉलर यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। मान लो ये M1 है, M2 है, तो ये M1 प्लस M2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है और इम्पोर्टेंट चीज बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे आपने क्या किया, हाइड्रोलाइज कराया। अब दो स्मॉलर है ना, एक में OH है, एक में H है, निकाल दोगे मतलब -H2O कर दोगे तो ये जुड़ जाते हैं। आगे पढ़ोगे बहुत सारे। और ये बॉन्ड जो जिससे जुड़ते हैं ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड होता है, और इस ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड को बोलते हैं हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। आपको आगे मैं तो कराऊंगा ही, अभी के लिए क्या याद करने हैं, अभी के लिए बस इतना याद कर लो कि किसी बड़े कार्बोहाइड्रेट को वाटर से रिएक्शन कराने पे स्मॉलर यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और बड़े यूनिट्स में से वाटर निकाल दोगे तो छोटे यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। बड़े नहीं, बड़े यूनिट उल्टा बोल रहा हूँ मैं। बड़े मॉलिक्यूल को हाइड्रोलाइज कराओगे, वाटर से रिएक्शन कराओगे तो छोटे छोटे में ब्रेक हो जाएंगे, और छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में से वाटर निकाल के जोड़ दोगे तो बड़े मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाएंगे। तो हाइड्रोलाइज का सिंपल मीनिंग होता है कि ब्रेक करना, और वाटर निकालोगे तो दोनों जुड़ जाएंगे, बड़ा यूनिट बन जाएगा। और इसको तोड़ने के लिए क्या करना है, हाइड्रोलाइज करना। यहां समझना जरूरी है। ये भी चीज लिख लेना आप लोग। कार्बो जो मैंने लिखवाया था, कार्बोहाइड्रेट कैन बी हाइड्रोलाइज्ड into 2 to 10 monosaccharide are called ओलिगोसैकराइड। इसका एग्जाम्पल में देखोगे तो सबसे पहले है सुक्रोज, जिसको हम बोलते हैं टेबल शुगर। फॉर्मूला फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, फॉर्मूला सेम ही होगा ये भी। और लैक्टोज हो गया, ये भी सब ओलिगो, सब डाइसैकराइड्स, मतलब 2 कार्बन के यूनिट से सारे क्या है, ओलिगोसैकराइड्स। आगे हम पढ़ेंगे। लैक्टोज हो गया, माल्टोज हो गया। फ्रक्टोज कौन सा है, मोनोसैकराइड्स है। फ्रक्टोज क्या है, फोन रख दो। फ्रक्टोज क्या है, मोनोसैकराइड है, जबकि माल्टोज क्या है, ओलिगोसैकराइड है। और वो क्या है आपका, लैक्टोज भी क्या है, लैक्टोज भी मतलब ओलिगोसैकराइड से ही है। लैक्टोज हो गया, माल्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, सब कौन से सैकराइड है, ओलिगोसैकराइड्स है। सब में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकराइड्स मिलते हैं। ये सारे डाइसैकराइड्स के एग्जांपल है। डाई मतलब 2 होता है। ओलिगोसैकराइड्स में पेपर में बोर्ड में यही आया हुआ है, आज तक तो यही आया हुआ है। 1-2 बार आया है, 2 से 10। बच्चों को ये याद नहीं रहता, 2 से 10। ये सब डाइसैकराइड्स है। हाँ, ओलिगो के अंदर आते हैं सारे डाई ट्राई।
हाँ, लेकिन हमें सिर्फ डाइसैकेराइड्स के एग्जांपल पढ़ने हैं और पॉलीसैकेराइड्स पढ़ने हैं, आगे पढ़ेंगे। सबका फॉर्मूला सेम है, C12H22O11। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, हम देखेंगे जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो देखेंगे उसका। अब है पॉलीसैकेराइड। तो यही चीज हो गया ना, पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू मोर देन 10, और हजारों मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। खुद से लिख सकते हो, कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू more than 10 monosaccharide। इसके एग्जांपल स्टार्च हो गया, पॉलीसैकेराइड्स के एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, सेलुलोज हो गया, स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, और ग्लाइकोजेन। ग्लाइकोजेन सेलुलोज हो गया, ये दोनों जो है ना प्लांट के पार्ट्स हैं, और ग्लाइकोजेन है ये पेपर में आया हुआ है, इसको एनिमल स्टार्च बोलते हैं इसको। ये सब क्या है, पॉलीसैकेराइड्स के एग्जांपल हैं। स्टार्च के भी दो टाइप होते हैं, एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन, हम आगे करेंगे। स्टार्च के एग्जांपल्स जो होंगे अभी कर लो, फायदा होगा। अमाइलोज, इसको एक्सप्लेन भी करना, अमाइलोपेक्टिन, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन, जो बड़ा है जिसका बड़ा नाम है उसमें अमाइलोपेक्टिन, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन, अमाइलो एंड अमाइलोपेक्टिन। इसमें भी है, जो 10 से बड़ा हो और 1000 से छोटा हो तो अमाइलोज बोलेंगे, और इससे बड़ा हो तो अमाइलोपेक्टिन। अभी हमें इसके बारे में पढ़ेंगे, अभी हमें पॉलीसैकेराइड से हमने करा है। पॉलीसैकेराइड के एग्जांपल क्या हो गया, स्टार्च, सेलुलोज एंड क्या हो गया, ग्लाइकोजेन। एक चीज देखो, जैसे जिस ग्रुप में एल्डिहाइड है ना, जैसे ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज जैसे है, ग्लूकोज में अल्डिहाइड है तो इसको हम अल्डोज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्डोज। और फ्रक्टोज में क्या है, और अल्डोज में भी कितने कार्बन है, ग्लूकोज में 6 कार्बन है, तो इसको बोलते हैं एल्डो। कितने कार्बन है इसमें, कितने कार्बन है, ग्लूकोज में तो 6 कार्बन है ना, तो इसको बोलते हैं एल्डो हेक्सोज, एल्डो हेक्सोज। अल्डिहाइड है और कितने कार्बन है,
6 कार्बन, तो क्या बोलेंगे इसको? एल्डो हेक्सोज। अब फ्रक्टोज में क्या होता है? कीटोन होता है, इसको बोलेंगे कीटो हेक्सोज। 6 कार्बन इसमें भी होता है, कीटो हेक्सोज फ्रक्टोज में। 3 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं? ट्रायोज। इसमें दे रखा है ट्रायोज हो सकता है, टेट्रोज हो सकता है। टेट्रोज मतलब, एल्डो टेट्रोज मतलब 4 कार्बन, एल्डो टेट्रोज 4 कार्बन। एल्डो टेट्रोज मतलब 4 कार्बन है, इसको ब्रेक करिए तो क्या क्या मिलेगा? इसका मतलब एल्डिहाइड है, टेट्रो मतलब 4 कार्बन है, ओज का मतलब क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। एल्डो मतलब एल्डिहाइड, हेक्सोज मतलब 6 कार्बन, ओज मतलब कार्बोहाइड्रेट है। इसमें तीनों चीज आ गए, एल्डो हेक्सोज, एल्डो कीटोज। फ्रक्टोज क्या है? एल्डो कीटोज है। ग्लूकोज क्या है? फ्रक्टोज क्या है? कीटो हेक्सोज है। फ्रक्टोज हमारा कीटो हेक्सोज है, जबकि ग्लूकोज क्या है? एल्डो हेक्सोज है। प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। बस 2 रिएक्शन याद कर लो, वही काफी है। पहला रिएक्शन ये है, फ्रॉम केन शुगर। केन शुगर जनरली सुक्रोज होता है। सुक्रोज फॉर्मूला क्या होगा? C12H22 C11 C12 होता है, C12H22O11 सुक्रोज। क्या हो रहा है? C12H22O11 कोई एसिड के फॉर्म में हमने क्या किया? बॉयल किया है इसको, तो यहाँ से ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलेगा। C6H12O6 C6H12O6। इसमें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है? देखो, ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन 11 है, एक यहां से मिल गया 12। तो जब भी वाटर मिलता है ना, ये टूटते हैं। H22 है, लेकिन यहाँ पे क्या है? 24 है, तो 2 मिल गया H। ये कैटलिस्ट के फॉर्म में होता है। तो फ्रॉम शुगर सॉल्यूशन में क्या करते हैं? बॉयल करते हैं। किस चीज को? इसको। जैसे केन शुगर, जैसे गन्ने होता है ना, गन्ने, उसके पूरा जूस निकालो, बनाना है तो जूस निकाल के फिर उसको बॉयल करो सल्फ्यूरिक एसिड में, तो फिर क्या हो जाएगा? ये ब्रेक हो जाएगा पानी के साथ। बॉइलिंग केन शुगर। In the presence, sir, the first time I came up from cane sugar to from canned sugar to here. from cane sugar, boiling cane sugar in the presence of HCl के प्रेजेंस में कर लो, या सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में। ये बुक में दे रखा है अल्कोहलिक मीडियम में होना चाहिए,
मतलब अल्कोहल। तो भी हो जाएगा आपका। ये रिएक्शन याद रखनी है कि सुक्रोज से कैसे आप ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बना लो। ये दोनों सेम लग रहा है, ये मान लो ग्लूकोज है, ये मान लो फ्रक्टोज है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। दूसरा रिएक्शन है हमारा, पहले में क्या किया हमने, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। दूसरे में हम स्टार्च ले लेते हैं। स्टार्च, स्टार्च कब एन टाइम्स होता है। स्टार्च क्या होता है, एन टाइम्स होता है। इसका ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का एन टाइम्स होता है। स्टार्च का शॉर्ट फॉर्म फॉर्मूला लिखना है तो लिखोगे आप C6H दिख नहीं रहा है मुझे, H10O5। अल्कोहलिक मीडियम में भी हो जाएगा रिएक्शन। C6H10O5 इसका होल पावर n, होल पावर n। ये अब हाइड्रोजन कम दिख रहा होगा क्योंकि वाटर निकाल निकाल के जोड़ते जाते हैं ना, तो कम मिलेगा। ये स्टार्च है, हाँ फ्रॉम स्टार्च कर रहा है। फ्रॉम स्टार्च में क्या करना है, इसको भी हाइड्रोलाइज करा दोगे तो क्या बनेगा आपको H2O में, और NH2O चाहिए इसमें, NH2 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट H+। तो ये क्या बनेगा, N टाइम्स ग्लूकोज बनेगा। ये पेपर में आता है। और यहाँ पे H+ में है, टेम्परेचर भी मेंशन है 393 केल्विन, और प्रेशर भी मेंशन है। तो प्रेशर और ये दोनों आता है। प्रेशर है 2 से 3 ATM प्रेशर होना चाहिए, और टेम्परेचर 393 केल्विन। और एसिड जो यूज कर रहे हैं यहाँ पे H2SO4। तो बनेगा क्या, N मॉलिक्यूल्स ऑफ C6H12O6, और सिर्फ ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलेगा, फ्रक्टोज यहाँ से नहीं मिलेगा। कुछ पेपर में कई बार आया हुआ है, जब हम स्टार्च को हाइड्रोलाइज करेंगे तो क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा, फ्रक्टोज मिलेगा, तो सिर्फ ग्लूकोज का मिलेगा। तो आपको फ्रक्टोज भी चाहिए, ग्लूकोज भी चाहिए, तो टेबल शुगर को कर दो। ऊपर वाले रिएक्शन में ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों मिल रहा था, जबकि नीचे वाले रिएक्शन में सिर्फ आपको ग्लूकोज मिल रहा है, N मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज मिल रहा है। वही है ना, टेबल शुगर ही केन शुगर है। टेबल शुगर जो होता है ना, वही केन शुगर होता है। और नीचे फ्रॉम स्टार्च शुगर नहीं, नीचे हाँ स्टार्च से करना है तो आपको सिर्फ ग्लूकोज मिलेगा। अगर केन शुगर से करा आपने तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज दोनों मिला। ये याद है मुझे। हमें मेनली क्या करना, अगर आप लोग को कुछ भी याद नहीं है, बस एसिड मीडियम और वाटर के साथ रिएक्शन करा दोगे तो मार्क्स मिल जाएगा। हमारा मेन पर्पस क्या है कि हाइड्रोलाइज करना। हाइड्रोलाइज में हो क्या रहा है, वाटर ऐड हो रहा है। ऊपर वाले रिएक्शन में आप देख रहे हो H2O ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन भी ऐड हो रहा है, और किसी को OH मिलेगा, किसी को H मिलेगा। आप देखोगे ना, जब शुगर केन का जब इसका शुगर केन बोलो, केन शुगर को जब का हम फॉर्मूला बनाएंगे सुक्रोज का, तो उसमें देखोगे कि जो बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक के पास OH जाएगा, एक के पास सिर्फ H जाएगा। तो इसलिए दो मॉलिक्यूल्स ऐसे बनते हैं, वो हम आगे देखेंगे। देखो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, कार्बोहाइड्रेट में सबसे इम्पोर्टेंट माना जाएगा इसको। कि साइंटिस्टों ने क्या क्या रिएक्शन लिखा
जिससे उनको पता चला गया कि ग्लूकोज में कैसे 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 क्या 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 है। सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C6H12O6, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इसका, C6H12O6। उसके बाद इसका अगर स्ट्रक्चर बनाना है ना आपको, तो आप क्या लिखोगे, ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के बाद CHOH है और होल 4 है। शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूं मैं, CHOH होल 4 है और फिर CH2OH है। टोटल कितना हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यहां से पता चल रहा है कितने OH ग्रुप है, टोटल 5 OH ग्रुप है। टोटल OH ग्रुप ग्लूकोज में क्या है, 5 है, और एल्डिहाइड ग्रुप है, ये एल्डिहाइड है। इसका मोलर मास कितना होता है, 180 होता है। ग्लूकोज का मोलर मास 180, तो याद होना चाहिए। पेपर में 1-1 मिनट भी बचा लोगे तो बहुत है। कुछ रिएक्शंस है जिससे पता चलता है कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे है, तो उसमें पहला है रिएक्शन, हम इसको बोल सकते हैं रिएक्शन इन्वॉल्विंग which give structure of glucose। तो जो उसमें पहला रिएक्शन है, उसमें ऐसा ग्लूकोज को अगर HI से रिएक्शन करवा दोगे ना, तो नॉर्मल हेक्सेन बनेगा। देखो, ग्लूकोज on prolonged heating when glucose is heated with HI, normal hexane is formed। तो नॉर्मल हेक्सेन का मतलब है ना, सारा कार्बन एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। दैट मीन्स ऑल कार्बन इज अटैच्ड टू ईच अदर, दैट मीन्स all carbon atoms linked to each other, सारे कार्बन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ग्लूकोज को जब C6H12O6 को जब हीट करोगे HI के साथ, तो क्या मिलेगा, नॉर्मल हेक्सेन। नॉर्मल हेक्सेन क्या होता है, ये कंपाउंड जो है नॉर्मल हेक्सेन है। पहले वाले में 3 कार्ब, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2 और फिर 3, तो ये नॉर्मल हेक्सेन है। क्या ये नॉर्मल हेक्सेन। आगे और भी चीजें बनेंगी, हमें पढ़ना नहीं है। इसका मतलब ये है कि सारे के सारे कार्बन जो है ना, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं, फ्रैगमेंटेड नहीं है। फ्रैगमेंटेड का मतलब ये होता है, ऐसा नहीं है कि ये अलग अलग कार्बन का 3 इधर चेन हो गया और ये कुछ ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे नहीं है। मतलब सारे कार्बन क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसे नहीं है कि एक इधर कार्बन एक इधर कार्बन, इस टाइप से कुछ स्ट्रक्चर नहीं है। सारे कार्बन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये रिएक्शन यही बताता है कि सारे कार्बन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखो, सेकेंड रिएक्शन समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा एक ऑक्साइम क्या होता है
और सियानोहाइड्रिन क्या होता है? ऑक्साइम एंड सियानोहाइड्रिन। तो ऑक्साइम आप लोगों ने पढ़ा होगा उसमें, ऑक्साइम उसमें पढ़ा होगा अल्डिहाइड कीटोन में। तो ये जो कंपाउंड होता है ना, ऑक्साइम या साइनोहाइड्रिन दोनों कार्बोनिल से रिएक्शन, कार्बोनिल के रिएक्शन से ही बनता है। तो ऑक्साइम क्या होता है कि जब भी आपको मिले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, CH के साथ डबल बॉन्ड N और N मिले और फिर मिले OH, ये स्ट्रक्चर ऑक्साइम है। ये स्ट्रक्चर क्या है? ऑक्साइम है। क्या है? ऑक्साइम है। और ये बनेगा कैसे? कार्बोनिल कंपाउंड से ही बनता है ऑक्साइम। साइनोहाइड्रिन भी ऐसे ही है, एक पे CN हो जाए, एक पे OH हो जाए। इस टाइप के कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन ये भी कार्बोनिल कंपाउंड से ही बनता है। आप न्यूक्लियोफिलिक अटैक जब पढ़ोगे ना कार्बोनिल कंपाउंड में, तो उसमें ये दोनों एग्जांपल मिलेंगे, ऑक्साइम एंड साइनोहाइड्रिन। तो जो हमारा अगला रिएक्शन है, सेकेंड रिएक्शन यही है। ग्लूकोज को जब NH2OH को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल अमाइन। सेकेंड है, इसके दो पार्ट्स हैं, वेन ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमाइन का क्या फॉर्मूला होगा? NH2OH, ये होगा ना, हाइड्रोक्सिल अमाइन NH2OH। इसको बोलते, इस कंपाउंड को बोलते हैं हाइड्रोक्सिल अमाइन। R होता है तो क्या होता? कार्बन अमाइन, है ना? अमाइन होता है ना, OH है तो इसको क्या बोल दिया? कार्बोक्सिल अमाइन। इट फॉर्म ऑक्साइम, इट फॉर्म ऑक्साइम। एंड सेकेंड पार्ट है इसका, व्हेन HCN is added to glucose cyanohydrin is formed। ये दोनों रिएक्शन से पता चल रहा है कि ग्लूकोज में क्या है? कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप किस में होता है वैसे? ये वाला ग्रुप को हम कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। These two reactions represent glucose contain carbonyl group। These two reactions represent glucose contain carbonyl group। These two reaction confirms the presence of carbonyl group। ग्लूकोज जब ऐड करोगे तो ऑक्साइम बनेगा और वो कार्बोनिल ग्रुप में पे ही बनेगा। ऑक्साइम का फॉर्मूला याद नहीं रहता, पेपर में आता है, जेई में भी आता है, नीट में भी आता है। इसका स्ट्रक्चर ब्रेक करके अभी मैंने सिखाया कैसे लिखेंगे। CHOH होल 4 शॉर्ट फॉर्म में CH2OH। जब आप क्या डालोगे ऑक्साइम बनाने के लिए, क्या डाल रहे हो? NH2OH। NH2OH।
हाइड्रोक्सिल अमाइन। तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH डबल बॉन्ड NOH, CH डबल बॉन्ड NOH, यही ऑक्साइम है आपका। बाकी चीजें ऐसे ही रहेंगी, CHOH का होल 4 प्लस CH2OH, ये ऑक्साइम है। ये स्ट्रक्चर अच्छे से याद करना है, दिस स्ट्रक्चर इज ऑक्साइम। कई बार नीट और जेई में भी आया हुआ है, ऑक्साइम से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ऑक्साइम कैसे बनता है, हाइड्रोक्सिल अमाइन डालेंगे तो कार्बोनिल ग्रुप पे जुड़ेगा, ऑक्साइम प्रोडक्ट है। हाँ ऑक्साइम प्रोडक्ट है। और जब साइनो है, जब HCl डालेंगे तो क्या बनेगा, CH2OH। जब इसमें HCl डालेंगे तो क्या बनेगा, साइनो हाइड्रिन बनेगा, साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन कैसे बनेगा, C होगा और C पे बॉन्ड बनेगा CN और HOH, CN बनेगा और OH बनेगा, यही हमारा साइनोहाइड्रिन है। और ये रिएक्शन जो शो करते हैं ये कार्बोनिल ग्रुप के टेस्ट के लिए, दैट मीन्स कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप को आप ऐसे लिख सकते हो, इज प्रेजेंट इन ग्लूकोज। कई बार आया हुआ पेपर में कि ऑक्साइम के रिएक्शन से क्या पता चलता है, बच्चे एल्डिहाइड मार के आ जाता है, एल्डिहाइड थोड़ी पता चल रहा है, सिर्फ हमें ये मालूम चल रहा है कि कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, क्योंकि साइनोहाइड्रिन एल्डिहाइड भी बनाता है, कीटोन भी बनाएगा, बाकी भी बनाएगा। दैट मीन्स कार्बोनिल ग्रुप इज प्रेजेंट इन ग्लूकोज। ऑक्साइम हो, ऑक्साइम कब बनेगा, जब NH2OH डालेंगे तो ऑक्साइम बनेगा, और जब हम HCl डालेंगे तो साइनोहाइड्रिन बनेगा। थर्ड जो रिएक्शन है, एक तो रिएक्शन इससे मिलेगा क्या, तो इससे आइडेंटिफाई होगा कि इसमें एल्डिहाइड है, आइडेंटिफाई दैट ग्लूकोज कंटेन एल्डिहाइड। देखो ब्रोमीन वाटर जो है ना, ब्रोमीन वाटर क्या कर रहे हो, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, like tolerance and failing reagent। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग जब ब्रोमीन वाटर डालते हैं ना ग्लूकोज के साथ, जो ब्रोमीन वाटर डालते हैं तो बनेगा क्या, ग्लूकानिक एसिड बनेगा। ग्लूकानिक एसिड क्या होता है, जैसे हमने स्ट्रक्चर बनाया था, ये वाला स्ट्रक्चर, ग्लूकानिक एसिड में होता है एक ही COOH ग्रुप होता है, दैट मीन्स यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो गया है।
that means glucose contain aldehyde as mild oxidizing agent, bromine water change it from aldehyde to acid, aldehyde to acid. कीटोन से रिएक्शन नहीं करेगा ये, अगर कीटोन डालेंगे तो ब्रोमीन वाटर रिएक्शन नहीं करेगा। ये हमारा ग्लूकानिक एसिड है। तो ग्लूकानिक एसिड बनने का मतलब ही हो गया कि इसमें क्या है, ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड बनने का मतलब ही है कि ग्लूकोज में क्या है, अल्डिहाइड है, क्योंकि माइल्ड है तो माइल्ड अल्डिहाइड को ही चेंज कर सकता था, जैसे हमने फेलिंग और टॉलेंस टेस्ट में देखा था। देखो एसिटाइलेशन पहले हमने जो चैप्टर है अल्डिहाइड कीटोन में काफी बार करा है हमने, अल्कोहल वाले में भी करा है। एसिटाइलेशन कैसे करते हैं, एसिटाइलेशन में क्या होता है, CH3 क्या जोड़ते हैं, CH3 CO ग्रुप जोड़ने को बोलते हैं ना एसिटाइलेशन, बार बार पेपर में आता है। व्हाट इज एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन मींस एडिंग दिस ग्रुप। एसिड एनहाइड्राइड हमने पढ़ा है, एसिड एनहाइड्राइड, उसमें जनरली एग्जांपल हम ये लेते थे CH3CO होल ट्वाइस O हम लेते थे। ध्यान से देखो CH3CO, इसी को ये इसको क्या बोलते थे, एसिड एनहाइड्राइड। देखो कंसेप्ट फिर आपको नहीं बनेगा, दिक्कत हो जाएगी। तो एसिड एनहाइड्राइड का एग्जांपल यही लेते थे ना, तो इसमें 2 कार्बन है ना, इसलिए इसको बोला जा रहा है एसिटिक एनहाइड्राइड, है ना। अगर एक होता है तो फॉर्मिक एनहाइड्राइड हम बोलते हैं, एक तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि इसी को ऐड करना आता है, एसिटिक एनहाइड्राइड है ये। जब ये ग्लूकोज से रिएक्शन करेगा ना तो अल्कोहल से रिएक्शन करता है, ये अल्कोहल से जाके जुड़ के क्या बना देता है, एसीटेट एस्टर बना देता है, और वो स्टेबल कंपाउंड है। स्टेबल कंपाउंड का मतलब ये है कि 5 पेंटा एसीटेट बनते हैं, और दैट मीन्स सारे के सारे जो OH ग्रुप है वो डिफरेंट कार्बन पे अटैच है। दैट मीन्स इस रिएक्शन से क्या पता चल रहा है कि 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है, पहली चीज ये पता चल रही है। दूसरी चीज ये पता चल रही है कि जो OH ग्रुप है ना वो डिफरेंट कार्बन एटम पे है। 2 चीज पता चल रहा है। क्वेश्चन में आएगा व्हाट कंक्लूड आफ्टर द एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज, हम बोलेंगे कि वी कंक्लूड दैट देयर आर 5 OH ग्रुप प्रेजेंट इन ग्लूकोज which are attached to different carbon atoms। 2 चीज पता चल, प्रोडक्ट में भी बना रहा हूँ, हाँ ग्लूकोज पेंटा एसिटेट, इसमें 5OH होगा, 5OH तो ग्लूकोज में है। अच्छा वो याद कर रहे हैं, पेंटा एसिटेट बन रहा है, इसका मतलब ये है 5OH ग्रुप प्रेजेंट है। अभी मैं रिएक्शन बता रहा हूँ, प्रूफ ग्लूकोज को जब एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करेंगे, देखना एक बार अच्छे से, ग्लूकोज है हमारा CHO, देखना ये यहाँ पे देखो अच्छे से, अब यहाँ पे देखो क्या 4 क्या बनेगा, एसिटिक एनहाइड्राइड, मतलब अब कंपाउंड भी लिख सकते हो। एनसीईआरटी में सिर्फ क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे एसिटिक एनहाइड्राइड है, एसिटिक एनहाइड्राइड, क्योंकि जब एसिटिक एनहाइड्राइड का मतलब क्या हो गया, CH3CO
क्या होता है, होल ट्वाइस ओ, यही ना। सर तो क्या बनेगा, ये इनएक्ट ऐसे ही रहेगा। फिर यहाँ पे ये चीज जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन हटेगा, ये चीज जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा देखो, यहाँ पे सी एच है, कैसे जुड़ेगा, एस्टर बनेगा यहाँ पे। क्या, एस्टर का फॉर्मूला क्या होता है, RCO R डैश ओ जुड़ा, सी एच सी एच थ्री जुड़ा, डबल बॉन्ड ओ, ये एस्टर हो गया। डबल बॉन्ड, एक मिनट, कुछ स्ट्रक्चर ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन में कुछ गड़बड़ हो रहा है, दो कार्बन है ना हमारा, ये एस्टर हो गया। और ये कितना टाइम्स है, 4 टाइम्स है, प्लस सी एच, सेम चीज ऐसे ही बनेगा। देख रहे हो, सी एच थ्री सी ओ जुड़ गया ना, तो इसी को एसिटाइलेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी होगा ना, वैलेंसी नहीं पूरी हो रही है इसकी, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन। तो ये है हमारा, क्या है, पेंटा एसीटेट जो हम बोल रहे थे, यही चीज है, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। एक बार और देखो, ये कंपाउंड कैसे बनाएंगे, ये हमारा है CHO, CH वैसे जैसे था वैसे ही है, इससे एक ऑक्सीजन जोड़, इससे क्या जोड़ने हैं, डायरेक्ट कार्बन जोड़ने हैं। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गया, एक मिनट। ऐसे मानो कि ओ तो पहले था ही, और यहाँ पे हाँ अब जुड़ेगा ये, क्योंकि एस्टर में तो 2 ऑक्सीजन होते हैं ना, ये होगा। एस्टर में कम से कम 2 ऑक्सीजन होते हैं, जैसे एसिड होता है वैसे एस्टर होता है। तो इसमें ऑक्सीजन से जोड़ने कार्बन। अब ऐसे सोचो, ध्यान से देखो, जैसे यहाँ पे OH था ना, यहाँ पे OH के एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन हटाया, OH के एक हाइड्रोजन हटाया, तो वो तो ऑलरेडी एक है, और उससे हमें ये ग्रुप जुड़ गया, COCH3, मतलब एसिटाइलेशन हो गया। इसी चीज को मैंने डबल बॉन्ड O ऊपर लिखा हुआ है, इसका होल 4 है, और फिर CH2, सेम स्ट्रक्चर बनेगा। ये ग्लूकोज पेंटाएसीटेट है। इससे 2 चीज पता चला, एक पता चला कि 5OH ग्रुप प्रेजेंट है। क्या क्या पता चला, 5OH ग्रुप इज प्रेजेंट। सर आपने बस ऑक्सीजन ऐड किया ना वापस, यहाँ पे ये वाला ऐड किया है, ये वाला ऐड किया, यही तो होता है ना, देखो CH3O CO को ही हम एसिटाइलेशन बोलते हैं, यही ग्रुप ऐड किया। ग्लूकोज पेंटाएसीटेट के बाद वो रिएक्शन की है, वो सेम है। ये तो मैं समझा रहा था कि कैसे बनाएंगे इसको दोबारा। 5OH group presenter, all OH group are on different carbon. All OH group are on different carbon. Glucose pentacetate. अब अगला जो रिएक्शन है, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन। देखो नाइट्रिक एसिड जो है, नाइट्रिक एसिड HNO3, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, एक तो एल्डिहाइड को भी चेंज करेगा एसिड में, और प्राइमरी
अल्कोहल को चेंज करेगा, जो प्राइमरी OH ग्रुप होगा उसको चेंज करेगा, दो चीज करेगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको एसिड में चेंज करेगा? कन्वर्ट प्राइमरी, हाँ, कन्वर्ट अल्डिहाइड, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कन्वर्ट अल्डिहाइड एंड प्राइमरी OH ग्रुप। वो खत्म हो चुका है जो हम पॉइंट्स लिख रहे थे हाँ, प्राइमरी ये वाला, वही चल रहा है अभी। ये फिफ्थ पॉइंट है। प्राइमरी OH या प्राइमरी अल्कोहल कितना प्रेजेंट है? एक कन्वर्ट करेगा प्राइमरी अल्कोहल टू एसिड, इनको एसिड में चेंज करेगा टू एसिड। सर एल्डिहाइड एंड लिखना चाह रहे हो ना? अल्डिहाइड एंड प्राइमरी अल्कोहल, अल्डिहाइड एंड प्राइमरी अल्कोहल टू एसिड में चेंज करेगा क्या? HNO3। तो यहाँ पे है व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विद HNO3 which is a strong oxidizing agent, ये क्या है? HNO3 स्ट्रॉन्ग है, which is a strong oxidizing agent। Saccharic acid is formed, saccharic acid is formed। देखो सैक्रिक एसिड क्या है? ग्लूकोज की तरह ये स्ट्रक्चर होता है, एक तो ऊपर में COOH होगा, फिर CH2OH का होल 4 होगा, नीचे भी COOH होगा, ये सैक्रिक एसिड है। ग्लूकानिक एसिड क्या था? यहाँ पे CH2OH था, और CH हाँ, यहाँ पे CH2OH था। ग्लूकानिक हमने करा हुआ है स्टार्टिंग में, ये हमारा सैक्रिक एसिड है। ग्लूकानिक एसिड ये होता था CHO, यहाँ पे COH, लेकिन नीचे अल्कोहल ही होता था। ये हमारा ग्लूकानिक एसिड है, ग्लूकानिक एसिड। ये क्या हमारा सैक्रिक एसिड है, ग्लूकानिक एसिड सेम है। आर यू श्योर? क्या? लास्ट के दोनों आपने सेम ही लिखे हैं, ये और ऊपर वाला सेम। सेम कहाँ है? COH ग्रुप है। इसी में ग्लूकोनिक में सेलुलर थर्ड वाले ये नहीं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम है, नीचे अंदर में एक हाइड्रोजन कम होता है, CHOH होल 4। यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम होगा ना, अंदर में एक हाइड्रोजन कम होता है। सैक्रिक एसिड एंड ग्लूकानिक एसिड, तो यहाँ पे क्या बन रहा है? सैक्रिक एसिड बन रहा है। इसका मतलब ऊपर वाला अल्डिहाइड भी चेंज हो रहा है, नीचे एक प्राइमरी अमाइन है। इसका मतलब ग्लूकोज में एक अमाइन बोल रहा है, ग्लूकोज में एक प्राइमरी अल्कोहल है, ये पता चल रहा है, क्योंकि एल्डिहाइड तो ऑलरेडी पता था हमें। दिस रिएक्शन क्या आइडेंटिफाई करता है? दिस रिएक्शन shows that this reaction represent there is a primary alcohol, एक प्राइमरी अल्कोहल है। अगर एक से ज्यादा प्राइमरी होते तो क्या होता है? सारे एसिड में चेंज हो जाते। एक प्राइमरी अल्कोहल है। जब ग्लूकानिक एसिड की भी ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या बनेगा फाइनली? ग्लूकानिक एसिड की भी ऑक्सीडेशन से सैक्रिक एसिड ही बनता है।
ये बस लिख लो। एक तो हमने ग्लूकोज को डाला CHOH होल 4 CH2OH। जब हमने HNO3 डाला तो क्या बनेगा, सैक्रिक एसिड बन जाएगा। मतलब यहाँ पे हमने क्या किया, ऑक्सीडेशन कराया। इसका मतलब ऑक्सीडेशन करा के ये बना दिया। और ग्लूकानिक एसिड की भी ऑक्सीडेशन से सैक्रिक एसिड ही बनता है। अगर ग्लूकानिक एसिड ले हम, अगर हम ग्लूकानिक एसिड ले तो उसकी भी ऑक्सीडेशन अगर हम कराएंगे तो क्या बनेगा, सैक्रिक एसिड ही बनेगा। ये हमारा सैक्रिक एसिड है। इसके बाद एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फिशर। उन्होंने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया पहली बार, और उसको हम बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन। ओके, अब फिशर प्रोजेक्शन ऑफ ग्लूकोज क्या है। अब हम जितने भी अभी पढ़ रहे हैं ना, एक रिएक्शंस तो पढ़ रहे हैं अभी कि अभी उसका ओपन स्ट्रक्चर पता चल रहा है, तो कुछ और भी प्रॉब्लम आएगा, फिर हम उसके साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि ओपन स्ट्रक्चर कैसे होगा उसका। सबसे पहले क्या करना है, ध्यान से देखो। सबसे पहले ऊपर CHO लगाना है। ऊपर क्या लगाना है, CHO, और 4 लाइन ऐसे। ग्लूकोज है हमारा, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मैं बनवा रहा हूं, ग्लूकोज का फिशर प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन या स्ट्रक्चर बोलो, फिशर स्ट्रक्चर। बस सेकेंड कार्बन में ध्यान से देखो, बस सेकेंड कार्बन में यहाँ पे उल्टा है, OH इधर है, OH इधर है। बाकी जितने भी है ना, बाकी जितने भी पोजीशन है सब इधर ही OH है। तो ये OH हो गया, ये भी OH हो गया, ये भी OH हो गया। यहाँ पे क्या होगा, H होगा, यहाँ पे H होगा, यहाँ पे H होगा, और ये नीचे तो यही से ये CH2OH। तो ये ग्लूकोज का फिशर स्ट्रक्चर ही याद होना चाहिए। कैसे बनाना है, एक लाइन बनाया, ऊपर CHO, नीचे ये लिख दो, 4 लाइन बनाओ। सेकेंड कार्बन पे OH इधर रखने हैं। बाकी जितने भी कार्बन है, ये वाला जो पोजीशन है इस कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये फिशर स्ट्रक्चर, ये फिशर स्ट्रक्चर। होता क्या है फिशर स्ट्रक्चर? फिशर स्ट्रक्चर है, ये साइंटिस्ट ने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया जिसमें ये जो पोजीशन है ना, ये कार्बन को रिप्रेजेंट, जहां पे 2 लाइन इंटरसेक्ट करेंगी वो कार्बन होगा। बॉन्ड लेंथ, हाँ, उसी टाइप का है एक स्ट्रक्चर है जो फिशर साइंटिस्ट ने बनाया था, इसलिए इसको नाम बोलते हैं फिशर स्ट्रक्चर। हम इसको ओपन करके ऐसे भी लिख सकते हैं, CHO, यहाँ पे हाँ C है, यहाँ पे OH हो गया ऐसे ऐसे। अभी ये कर लो, कैसे बनाना है, लाइन बनाना है पूरी, ऊपर CHO, नीचे CH2OH, 4 लाइन ऐसे बनाने हैं। सेकेंड कार्बन पे OH इधर लगाने हैं, बाकी सारे कार्बन पे इधर OH लगाने हैं। ये कार्बन है हमारा। देखो काउंटिंग इसमें कैसे होगी, ये फर्स्ट कार्बन कहलाता है, इसकी यूज होगा। ये फर्स्ट कार्बन होगा तो ऐसे चल रहा है, ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, ये 5 कार्बन, ये 6 कार्बन। तो ओरिजिनली देखें तो थर्ड कार्बन पे फ्लिपिंग है,
थर्ड कार्बन पे डिफरेंस आ रहा है। थर्ड कार्बन पे डिफरेंस आ रहा है। Probably 6. आगे हम पढ़ेंगे एपीमर और एनोमर आइसोमर्स के टाइप हैं। आइसोमर में देखेंगे हम एपीमर एंड एनोमर। एपीमर एंड एनोमर। तो किसी एक कार्बन पे डिफरेंस अगर हो रहा है स्ट्रक्चर में तो उसको हम एपीमर बोलते हैं। अगर आगे देखेंगे कि सिर्फ सेकेंड कार्बन पे डिफरेंस अगर आ जाए तो उसको हम बोलते हैं नीचे से सेकेंड कार्बन पे अगर फ्लिप आ जाए, मतलब किसी एक पॉइंट पे अगर डिफरेंस आ जाए, हम इसको करेंगे बाद में, किसी एक कार्बन पे क्या हो जाए स्ट्रक्चर उल्टा हो जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे एपीमर। अगर मैं एक बना लूं, एक ऐसा बनाऊं कि जो इसमें OH है इसमें H है, तो वो क्या कहलाएगा, इसका एपीमर कहलाएगा। एपीमर आइसोमर्स होते हैं। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। सेम स्ट्रक्चर उसका भी होगा, ग्लूकानिक एसिड का भी बनाना आ सकता है। कैसे बनाएंगे ग्लूकानिक एसिड में, ऊपर CHO कर देंगे, बाकी कोई डिफरेंसेस नहीं है। और सैकरिक एसिड का भी स्ट्रक्चर सेम होगा, तो बना लो आप लोग, NCERT में लिखा हुआ है। अगर ग्लूकानिक एसिड का बनाएंगे तो क्या होगा, ऊपर बस ये कर दो, बाकी सब कुछ सेम होगा। COOH CH2OH, इधर क्या होगा, इधर OH इधर H, इधर OH इधर H, इधर OH इधर OH इधर HH। ये ग्लूकानिक एसिड होगा। सैकरिक एसिड भी बनाना है तो सेम बना लो, ग्लूकानिक सैकरिक एसिड में भी सेम होगा, इधर होगा। बनाओ एक बार सैकरिक एसिड, आप लोग बनाओ खुद से। देखो एक चीज और देखो कि ये जो कार्बन है ना, ये कायरल होता है स्टार से। कायरल कार्बन क्या होते हैं, कायरल कार्बन मतलब उससे डिफरेंट स्पेसीज जुड़ा हुआ। देखो यहाँ पे ऊपर एल्डिहाइड जुड़ा हुआ है, देख लो ऊपर एल्डिहाइड जुड़ा है, इधर OH इधर H और इधर पूरा ये स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये भी कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है और ये भी कायरल कार्बन में। तो ग्लूकोज में कितनी कायरल कार्बन, ये क्या कायरल कार्बन है नीचे वाला, तो नहीं है, नहीं है ना। फंक्शनल ग्रुप में हम नहीं देखेंगे, कार्बन चेन में देखेंगे कि ये अगर देखो इससे 2 हाइड्रोजन सेम जुड़ गया तो ये कायरल कार्बन नहीं होगा। कायरल कार्बन आर दैट कार्बन विच अटैच टू 4 डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स, 4 डिफरेंट चेन से जुड़े हो। जैसे हम देखेंगे ना, ये तो इधर OH इधर H, ये इधर और ये इधर पूरा जुड़ा हुआ है। तो टोटल कायरल कार्बन कितने हैं, तो 4 है। ये भी लिख लो, एक पेपर में आता है, हाउ मेनी कायरल कार्बन इन ग्लूकोज, देयर आर 4 कायरल कार्बन। कायरल कार्बन कायरल कार्बन होने से कंपाउंड क्या हो जाता है, मे बी ऑप्टिकली एक्टिव। कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं कायरल कार्बन होने पे भी क्या होते हैं, वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते। लेकिन अगर किसी में कायरल कार्बन होगा ही नहीं तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही नहीं वो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि अगर कायरल कार्बन है तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर कायरल कार्बन नहीं है तो डेफिनेटली वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो। सुन लो, जैसे PPL क्या होता है, PPL का फुल फॉर्म क्या होता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये क्या होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जैसे मान लो कोई सोल्यूशन है,
कोई सोल्यूशन है, अगर मान लो उसे लाइट पास करते हो ना, स्पेसिफिक लाइट जिसको पीपीएल बोला जा रहा है, अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो या तो लेफ्ट में या तो राइट में बेंड कर देगा। अगर ये अगर मान लो ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे बेंड हो गया, दैट मीन्स इसकी बेंडिंग कैसे हो रही है, ऐसे हो रही है। कौन सा डायरेक्शन हुआ, एंटी क्लॉकवाइज। ये किस डायरेक्शन में बेंड हुआ, एंटी क्लॉकवाइज। स्ट्रक्चर वाली वो खत्म हो गया। कौन सा, नहीं अभी साइक्लिक वाला करेंगे, ओपन वाला खत्म हो गया, एंटी क्लॉकवाइज में बेंड किया। दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता है, हो सकता है ये ऐसे बेंड हो जाए, ये ऐसे जा रहा है, थोड़ा ऐसा है, ये क्लॉकवाइज बेंडिंग हुई है। तो मैथ्स में एंटी क्लॉकवाइज में जो चीज घूमता था उसको प्लस लेते थे, इसमें माइनस, उल्टा उल्टा कन्फिग्रेशन हम लेते हैं केमिस्ट्री में। मैथ्स में एंटी क्लॉकवाइज को प्लस थीटा बोलते थे, है ना। तो इसमें क्लॉकवाइज जो घूमेगा उसको प्लस लेंगे, ये क्लॉकवाइज को प्लस बोलेंगे, प्लस कन्फिग्रेशन, और इसको डी बोलेंगे, डेक्स्ट्रो। इसको डी कन्फिग्रेशन कैपिटल में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज को माइनस कन्फिग्रेशन बोलेंगे, या इसको लेवो कन्फिग्रेशन, लेवो, लीवो, और एल, एल कन्फिग्रेशन एंड डी कन्फिग्रेशन। तो अगर जितने भी अल्डोज हैं उन सब में बात करें तो सबसे स्मॉलेस्ट जो आपका ऑप्टिकली, अगर किसी कंपाउंड के आगे लगा हुआ डी प्लस, इसका मतलब क्या होता है, जो डी है यहाँ पे डेक्स्ट्रो मतलब नहीं है, स्पेसिफिक कन्फिग्रेशन है। आग मैं अभी बता रहा हूँ डी का मतलब क्या होता है। ये कन्फिग्रेशन जैसे डी ग्लूकोज, डी पॉजिटिव ग्लूकोज अगर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, तो डी यहाँ पे इसके कन्फिग्रेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये कन्फिग्रेशन क्या होता है मैं बता रहा हूँ। और यहाँ पे प्लस जो है ना, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी रिप्रेजेंट करता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है। डी प्लस हो सकता है, डी माइनस हो सकता है, एल प्लस हो सकता है, एल माइनस हो सकता है। तो डी और एल है क्या, वो हम देखते हैं। देखो एक कंपाउंड होता है ग्लिसरल अल्डिहाइड, ग्लिसरल डिहाइड, ये टेट्रोज होता है, दैट मीन्स एल्डो टेट्रोज, टेट्रोज नहीं ट्रायोज होता है, एल्डो ट्रायोज होता है। 3 कार्बन है और ये ऑप्टिकली एक्टिव भी है, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट जो एल्डोज है, सबसे स्मॉलेस्ट एल्डोज जो ऑप्टिकली एक्टिव है उसी का नाम है ग्लिसरल एल्डिहाइड, उसी की कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाती है, ऑप्टिकली एक्टिव है। ट्रायोज का मतलब क्या होता है, 3 कार्बन है इसमें और एल्डोज है। इसके 2 फॉर्म होंगे, CH2OH, ये हमारा ग्लिसरल डिहाइड है, एक में OH इधर है, एक में OH इधर है।
इसको बोलते हैं पॉजिटिव ग्लिसरल्डिहाइड। अगर ग्लिसरल्डिहाइड प्रेजेंट है तो उसको डी बोलेंगे। ये हमारा पॉजिटिव का एग्जांपल है, जिसमें इसमें डिफरेंस क्या है, OH किस साइड में, राइट साइड में है, पॉजिटिव ग्लिसरल्डिहाइड। मतलब पॉजिटिव का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। ये यहाँ पे देखो कायरल कार्बन, ग्लिसरल्डिहाइड में कितने कायरल कार्बन, तो 1 कायरल कार्बन होता है इसमें। इसमें माइनस ग्लिसरल्डिहाइड। तो ग्लिसरल्डिहाइड ये जो स्ट्रक्चर है ना, यही पहचानने होते हैं कि अगर किसी में मिल जाए ग्लिसरल्डिहाइड ये वाला, तो इसको डीकन्फिग्रेशन बोलते हैं। अगर ये वाला मिले तो उसको हम बोलते हैं एल कन्फिग्रेशन। यहाँ पे डेक्स्ट्रो और लाइवो नहीं है, यहाँ पे डेक्स्ट्रो लाइवो मेन क्या है, डीकन्फिग्रेशन इस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब ये हो गया जैसे ये हमारा क्या है, ग्लूकोज है। अगर इसको ओपन स्ट्रक्चर बनाए हम, फिशर प्रोजेक्शन, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे। कौन सा स्ट्रक्चर, ये वाला। तो ये डी ग्लूकोज बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, डी ग्लूकोज। और ये डेक्स्ट्रो भी है तो डी पॉजिटिव, डी प्लस ग्लूकोज बोलेंगे। अगर यही चीज OH अगर इधर होता, यहाँ नीचे वाला, इधर से ये कौन सा कार्बन है, नंबरिंग अगर करें तो 5th कार्बन है। ये 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4, 5। 5th कार्बन पे जो OH है अगर उल्टा होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, एल कन्फिग्रेशन, नहीं तो हम क्या बोलेंगे उसको, डी कन्फिग्रेशन। ये वाला ध्यान रखना है, OH क्या है हमारा, राइट साइड में होना चाहिए डी कन्फिग्रेशन के लिए, और एल कन्फिग्रेशन के लिए क्या होना चाहिए, OH जो है राइट साइड, लेफ्ट साइड में होना चाहिए। ये OH लेफ्ट साइड में है तो ये हमारा एल कन्फिग्रेशन है। अगर ये इधर होगा तो हम बोलते हैं तो को एल ग्लूकोज। ये अब मान लो फ्रक्टोज है, कहीं दूसरा है, इस टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है तो हम उसको बोलेंगे एल फ्रक्टोज। तो बस आपको नीचे से स्ट्रक्चर देखना है कि क्या सिमिलर है कि नहीं, किसकी तरह है, इसकी तरह है तो डी कन्फिग्रेशन, इसकी तरह है तो एल कन्फिग्रेशन। प्लस या माइनस रिप्रेजेंट करेगा कि वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या लेवो रोटेटरी है। आज हमने एक बड़ा सा पोर्शन कवर किया है बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में। अगली क्लास में हम साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज को स्टडी करेंगे। और ग्लूकोज आपका समझ लो कि पूरे बायोमोलिक्यूल्स का 60% के आसपास ग्लूकोज ही है। तो कुल ग्लूकोज खत्म हो जाने के बाद आपका चैप्टर काफी फास्ट फिनिश होगा। तो आज के लिए इतने ही रहने देते हैं।